बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से 13 रजब विलादत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन आज जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं मेरी तरह कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे बात की जाए अमन व अमान की सूरत हाल की, क्योंकि आज हमारे सेक्रेटरी खारजा फॉरेन सेक्रेटरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साइरस सज्जाद काजी साहब ने, और एतरा बताया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान ने आज फिर 2 भारतीय दहशत गर्दों को पकड़ लिया है। यकीनन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार भारतीय दहशत गर्द पकड़े गए हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, कतर में, और अब हम तो हमेशा से ही बताते आए हैं पूरी दुनिया को कि भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द है। खासतौर पे मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। जिस तरीके से कनाडा में उनके दहशत गर्द एजेंट्स ने कार्रवाई करने की कोशिश की, वहाँ वो पकड़े गए और उन्हें दुनिया भर में हर्जा सराई का सामना करना पड़ा, जिल्लत उठानी पड़ी। और फिर कतर में उन्हीं के रॉ के एजेंट्स को जब सजाए मौत दे दी कतर की अदालत ने, तब भी भारत न सुधरा न बदली अपनी रविश। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द पकड़ लिए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। जिन 2 पाकिस्तानियों के कत्ल का उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है वो हैं शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज। और दोनों को कत्ल इसलिए किया गया कि वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहे थे और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर रहे थे। उनकी टारगेट किलिंग की गई। साथ साथ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने हमें यह भी बताया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से बाहर बैठकर टारगेट किलर्स को हायर करते हैं। जिस तरह हमें याद है ब्लैक वाटर हुआ करती थी, और फिर उसके दहशतगर्द जो है उनको पैसे दो और बता दो इस शख्स को दुनिया में इस कोने में कत्ल करना है, वो पहुंच जाएंगे उसे कत्ल करने के लिए। तो यकीनन एक बार फिर हमारे सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्द तंजीमें, खासतौर पर भारत, किस कदर मुलव्वस है अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए। गुज़िश्ता दिनों ही हमने पंजाब की वज़ारत दाखिला का मुरासला देखा था जिसमें कहा गया था कि ऐसे अनासर हैं दहशतगर्द जो चाहते हैं इलेक्शंस डिले हों। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि मुल्क में इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसका असर हमारे आने वाले इंतखाबात पे क्या होगा। यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हर पाकिस्तानी के लिए। बात की जाए सियासत की, तो सियासत में हम यही देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिम को बड़े ज़ोर और शोर से लेकर चल रहे हैं, और जितनी भी जमातें हैं उनकी इंतखाबी मुहिम का मुकाबला नहीं कर पा रही। बिलावल हर रोज़ एक नए शहर में जलसा करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके जलसों में उन्हें सुनने, उन्हें देखने और उनके लिए नारा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पर्सोना है, जो करिश्मा है, वो उन नौजवानों को, क्योंकि हमारी वोटर लिस्टों में 36% वोटर ऐसा है जो पहली बार शामिल हुआ है, जो इंतहाई जवान है और वो पहली बार ये फैसला करेगा वोट किसको दूं। ऐसे नौजवानों के लिए यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी एक उन जैसे नौजवान है जो नौजवानों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, पहली बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा आज एक बार फिर कि नून लीग अभी तक मंशूर नहीं लेके आई। 2 हफ्ते बचे हैं इलेक्शन में, 2 हफ्ते, 14 दिन। सियासी जमातों का मंशूर सामने क्यों नहीं आ रहा मुकम्मल तौर पे खुल के? सोचने की बात है, क्या ये इलेक्शन है या कुछ और? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी आज बड़ी कमाल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं पहले की तरह ये सिस्टम ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। इस सियासत से इत्तेफाक नहीं करता जहां आज नून लीग खड़ी है। बलोचिस्तान के नौजवान आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए वो तरक्की नहीं करते। यकीनन एक साबिक वजीर आजम, एक बहुत कहते मैं कहूँगा काबिल और पढ़े लिखे वजीर आजम की बात है, और ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि अगर वही रविश हमने बरकरार रखी, उसी तरह इलेक्शन कराते रहे, उसी तरह जोड़ तोड़ जारी रहा, उसी तरह PDM का गुलदस्ता बनता रहा, उसी तरह अपने अपने मफादात की खातिर मुल्क की कौमी मफादात को गटर में डालते रहे, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स रजा रब्बानी साहब ने आज एक बड़ा इंकशाफ किया है जो मैं काफी वक्त से कह रहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था। रजा रब्बानी साहब ने कह दिया तो शायद कोई सुन ले। वो कहते हैं कि निगरां वुज़रा अपने फ्यूचर के मुस्तकबिल के लिए नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल करियर चमका रहे हैं। मैं भी यही सोचता था कि निगरां वजीर आजम जिस तरह दुनिया में घूमते हैं, जिस तरह निगरां वुज़रा काम कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि उनका मैंडेट इलेक्शन कराना है, लग ये रहा है उनका मैंडेट अपना अपना करियर बनाना है। और ये बात आज रजा रब्बानी साहब ने भी कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जहां अमन नहीं वहां मईशत मजबूत नहीं होती। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन एक और बात उन्होंने की जो मेरे लिए इंतहाई हैरत अंगेज थी। उनका कहना था कि आज की सियासत शरई नहीं है। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ 76 सालों में वो कौन सी सियासत थी जो शरई थी, जब मौलाना फजलुर रहमान ये कहा करते थे कि औरत की हुक्मरानी शरई नहीं,
और फिर पीडीएम की हुकूमत में मरियम नवाज साहबा के साथ बैठी नजर आते थे तो उस वक्त वो शरई हो जाती थी। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कौन सी शरीयत है जिसकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इशारा कर रहे हैं। यकीनन जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान कराची में से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। उनका यह कहना है कि कराची के साथ बहुत तमाशा हो गया, अभी तमाशा नहीं चलेगा, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली है। ये और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। यकीनन आज हमारे दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सेक्रेटरी खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहता है। गुज़िश्ता रोज भी हमने पंजाब के दफ्तर दाखिला की जानिब से हमने देखा था कि एक मुरासला जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि दहशतगर्दी का खतरा है और ये दहशतगर्द चाहते हैं इलेक्शन को डिले करना। तो मैं आज अपने पैनल से सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, खासतौर पर भारतीय दहशतगर्द का भी पकड़े जाना, 2 दहशतगर्द पकड़े हैं आज हमारी हुकूमत ने, योगेश कुमार, अशोक कुमार, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ करवाता चलूँ अजहर सिद्दीक साहब पीटीआई से, थैंक यू सो वेरी मच अजहर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। पीएमएल-एन से खलील ताहिर संधू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खलील ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा साजिद अहमद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट हैं फारूक आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बात करें अगर अमन अमान की तो पीटीआई के लिए तो सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। आपकी नजर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और आज जो हमारे दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा गया कि भारत दहशतगर्दी करना चाहता है पाकिस्तान में और कंटिन्यूसली कर रहा है और हमने उनके 2 दहशतगर्द पकड़ लिए हैं, तो अजहर सिद्दीक साहब आपकी नजर में ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस कदर खतरनाक है और इलेक्शन पर क्या असरात मुरतब करेगी? बहुत शुक्रिया तलहा। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह है अपना ना कि जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, अगर हमने इसको ना किया तो इसके नुकसान तो अपनी जगह पर होंगे, लेकिन दुश्मन मुल्क जो है इसका फायदा उठा रहा है। दुश्मन मुल्क जो है इसका फायदा उठा रहा है कि क्या यानी हम अपने अंदरूनी और बैरूनी हालात कंट्रोल कर सकेंगे। हमने इलेक्शन सर के ऊपर है और हम इलेक्शन को मैनेज कर पाएंगे, वो भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन हम मैनेज नहीं कर पा रहे। और तकलीफ बात यही है कि ना इन्होंने किसी ने पॉजिटिवली लिया। अगर यही इलेक्शन वक्त पे करा दिए होते तो शायद पाकिस्तान के ऐसे हालात ना होते। यानी जो कहा गया था 90 दिन के अंदर, नवंबर के अंदर अगर इलेक्शन हो गए होते तो हम सारे कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा चुके थे। अगर ना सही तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन यहाँ वक्त पे करा दिए होते तो वो, और उसका भी आपको एडवांटेज बहुत मिलना था। अब डिले किया है, नुकसान उठाया है, तो भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन साथ हमें सवाल। और दूसरी देखिए एक बात देखिएगा ना, अगर ये मुंतखब हुकूमत पहले की आ गई होती तो हालात कुछ और होने थे, तरीकाकार कुछ होना था। आपकी पार्लियामेंट वजूद के अंदर होनी थी, पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट हो रही होनी थी, डिस्कशन हो रही होती, और अपने बायलैटरल इशू, मल्टीपल इश्यूज, ये सारे इश्यूज बैठकर आप डिस्कस कर रहे हो रहे, और अवाम के एतमाद की पार्लियामेंट को सामने रखकर हम लेकर चलते आगे। यकीनन और इन्होंने इसका फायदा उसी कॉन्टेक्स्ट में बेहतरी की तरफ जाना है। ये सही अजहर साहब, पॉइंट टेकन सर। अब नून लीग का भी इसमें मौक़िफ़ जान लेते हैं। खलील ताहिर साहब, नवाज शरीफ साहब बड़ा कम निकल रहे हैं जलसों में और बिलावल साहब भी उनको ललकारते हुए नजर आ रहे हैं कि शेर शिकार करने के लिए नहीं निकल रहा। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से नहीं निकल रहे हैं इसलिए शहबाज शरीफ को बाहर भेज रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। जो अजहर सिद्दीक साहब मेरे सीनियर है, जो फरमा रहे थे कि अपना पहले इलेक्शन हो जाते और या 2 सूबों भी हो जाते, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है और मेरे सीनियर भी हैं। लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ही नहीं है 224 के तहत, आप सारे उसके सेक्शन पढ़ लें। और 256 पॉइंट आए हैं पाकिस्तान का कि अगर एक काम 90 डेज में होना और नहीं होता तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये किस तरह से हो सकता है कि 2 सूबों में आप इलेक्शन करा दें, मरकज में कोई और गवर्नमेंट हो, और कल को जब मरकज में इलेक्शन हो तो वो दोनों सूबे उस गवर्नमेंट की मदद करे? ऐसे नहीं होता। अवामी राय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 2, जो भी आप बता रहे कि खतरा बाहर से, खतरा तो होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए होगा कि जब हम अपने लोग, हमारे अपने, अभी ईरान का हुआ तो गालन ग्लोज ब्रिगेड है, जो उन्होंने सारी अपनी आर्मी को गालियां निकालना शुरू कर दी, पूरा सोशल मीडिया भरा था। और इससे पहले जो कुछ 9 मई को किया, जब भारत या कोई और दुश्मन मुल्क ये देखेगा कि इनके तो अपने लोग अपनी फौज पे हमले कर रहे हैं, उनको शह मिलेगी और इसके असबाब ढूंढने पड़ेंगे ना। क्यों हम दूसरा, जंगे हमेशा कौमें लड़ती हैं। अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं 3 दफा कह रहा हूँ, ऐसी बात होती है भारत की तरफ से, उसमें मैं अजहर सिद्दीक साहब और हम सब
हम सब मिलकर एक महाज पे खड़े होंगे, चाहे जो मर्जी इख्लाफात होते हैं, सियासी भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन मुल्क की बुनियाद पर, मुल्क की कीमत पर कोई किसी किस्म का इख्लाफ जो है वो नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इतने भी कमजोरी ना हम ना दिखाएं, और ना हम, क्योंकि ये मीडिया जो है पूरी दुनिया में आपके प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं, इसलिए अगर खुदा ना करे वैसी जी बात होती है जी तो उनसे हर तरीके से निपटा जाएगा, राइट लेकिन सर। हमें अपने भी इसबाब ढूंढने पड़ेंगे और अपने घर को भी ठीक करना पड़ेगा। राइट सर। MQM क्या समझती है साजिद साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कितनी परेशान कौन है, भारतीय दहशतगर्दों का पकड़े जाना ऐसे वक्त पर क्या इशारा दे रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, एक तो पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आज नहीं, बहुत पहले से हमेशा ही, हमें अच्छी तरह याद है। मैं पार्लियामेंट में जब उस से हम वक्त था। पैदा हुए सर, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल हाँ। फिर इसमें तेज़ी आती है कि वक्त के जी साथ हाँ। साथ फिर जो कोल्ड वार हुई थी अफगानिस्तान में, रूस और रशिया और अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान दो टुकड़े तो हुआ। उसमें हाँ, फिर स्टार्ट की बात है तो हमेशा से रहा है कोई ना कोई सिलसिला ना पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, लेकिन अभी इसमें तेज़ी आ गई है, ठीक है ना। अगर आप पिछले अदवार में देखें तो जब हम लोग 2008 से 13 से 18 तक कौमी असम्बली में के अंदर थे, तो उसमें एक वक्त आया था कि हमें एक करारदाद पास करनी पड़ी कि बाकायदा तौर पर तालिबान उस वक्त के जो थे वो सवाद के अंदर आ गए थे। सवाद की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। उस पर फिर जॉइंट सेशन हुआ, उसमें राय ली गई, उसके बाद वहाँ ऑपरेशन किया गया, उसको क्लियर किया गया सवाद को पूरा। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी, उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी लाल मस्जिद का वाक़या हुआ। उसके बाद टेररिज्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ा, खुदकश हमले बढ़ गए, फोर्सेस के लोग मारे गए, गले काटे गए, और फ़ुटबॉल खेली गई गलों से, और वीडियोस बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आई, शेयर की गई गले काटने की और लोगों को हिट करने की, कत्ल करने की। अच्छा, ये सिलसिला बहुत, लेकिन हम दूसरी जानब हमने देखा कि एक तरफ जब हम देखते थे कि जब इतने हालात ख़राब हैं, और दूसरी तरफ हम देखते थे कि जो फोर्सेस हैं वो खंदा पेशानी के साथ उनका मुकाबला कर रही हैं। और एक वक्त आया है और हमने देखा है कि फोर्सेस ने हमेशा इन क़ुव्वतों को ज़ेर कर दिया है, और वो क़ुव्वतें तबाह बर्बाद हो गई जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। असल मसला है कि एक्सटर्नल जो क़ुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक इंटरनल लोग उसमें शामिल ना हो। अच्छा, दिमाग यकीनन बाहर के हैं, लेकिन हाथ पाँव यहाँ के हैं ना। फंडिंग वहाँ से बाकायदा तौर पर होती है, और बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ है, और बहुत कुछ हम देखते हुए आ रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान फोर्सेस के बड़ी तादाद में लोग मारे गए, उसमें शहीद हुए, उसमें सिविलियन बहुत ज़्यादा शहीद हुए, 70-80 हज़ार लोग मारे गए पाकिस्तान के अंदर। हमने देखा बहुत मस्जिद, मसाजिद, इमाम बारगाहों के अंदर खुदकश हमले हुए। लेकिन फिर भी एंड में इसका एंड ये होता था कि फोर्सेस इन चीज़ों को कुर्बानी के बाद कंट्रोल कर लेती थी। अच्छा, अब आगे अगर एक्सटर्नल क़ुव्वतें चाह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर और यहाँ पर वो इंतखाबात को एक्सटेंड आगे बढ़ा लें, तो मैं समझता हूँ कि उनका इसमें फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन तो होने हैं, 6 महीने बाद हो जाएंगे, 5-8 महीने बाद हो जाएंगे, इलेक्शन होने ही तो फिक्स है, तय है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन हो जाने चाहिए ये, क्योंकि बहुत, एक तो जो केयर टेकर सिस्टम है वो एज़ पर लॉ तो 3 महीने के लिए आना चाहिए, 90 दिन के लिए, और उसके बाद फौरी तौर पर उनको इंतखाबात करवा के आगे जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड हो गया है। जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा ये इलेक्शन आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर वो ख़राब होती चली जाएगी, लोगों के खदशात बढ़ते चले जाएंगे। आगे पे जो क़ुव्वतें कंट्रोल करने वाली हैं इस मुल्क के, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यकीनन तो बेहतर ये है कि इलेक्शन वक्त पर करवा दी जाएँ, और सबको पूरा हिस्सा दिया जाए कि भाई ठीक है, आप ग्राउंड में जाएं और खुल के खेलने की इजाज़त दें। आप जाएं, खेलें, कैंपेन चलाएं, वोटर्स के पास जाएं, सपोर्टर्स के पास जाएं। वो है ना, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट, बहुत पुराना लफ्ज़ है, सुनते हुए हम आ रहे हैं कि वो बिल्कुल इस तरह से इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल उस तरह से इलेक्शन होने चाहिए। और बेहतर यही है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो अपने विल पर होती है, और पॉलिटिक्स अपने शोल्डर पर होती है, हमने जो देखा है। और अदर शोल्डर पर, किसी की बुनियाद पर, किसी के कंधे पर बैठ के आने का नताइज हमने माजी में देखते हुए आ रहे हैं, उसके नताइज अच्छे नहीं होते। ठीक सर, और यही वजह है कि वफाकी काबीना की जानिब से आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी के बाद अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइन की शिक 245 के तहत मुल्क में पाक फौज तैनात की जाएगी, जो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशन के बाद तैनात की जाएगी। और फौज की तैनाती 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगी। यकीनन ये एक बड़ा नोटिफिकेशन है। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो अभी साजिद साहब ने केयर टेकर गवर्नमेंट का जिक्र किया।
पाकिस्तान के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, साबिका चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर पॉलिटिशियन हैं रज़ा रब्बानी साहब। उन्होंने आज एक निगरान हुकूमत के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और मैं उनकी स्टेटमेंट से काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ। वो कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत अपना मुस्तकबिल चमकाने में लगी है। जो निगरान वुज़रा हैं वो अपने लिए मुस्तकबिल की नौकरियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब तो 2 हफ्ते बचे हैं, फिर निगरान हुकूमत नहीं रहेगी। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी निगरान हुकूमत थी, जिसके पास पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इख्तियारात थे, क्योंकि आइन में तरमीम ला के उनको पावर्स दे दी गई थी। लेकिन मैं इस ओपिनियन से जो रज़ा रब्बानी साहब का है, मेरा पैनल किस कदर अग्री करता है ये जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन बिफोर दैट मैं भूल गया, फारूक आदिल साहब, आई एम सो सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे योर ओपिनियन सर। बहुत शुक्रिया कि आपको बिल आखिर में याद आ आई गया। अपोलोजाइज सर। सलामत रहें। नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो अभी साजिद साहब बात कर रहे थे कि जो दहशतगर्दी है उस वक्त तक हो नहीं सकती जब तक कि दाखिली सतह पर कोई उनको दस्तो बाजू ना मिले। यस, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अहम नुक्ता उठाया, ज़रा इस पर बात करने की ज़रूरत है। ये क्या है? देखिए, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्यों इलेक्शन रोक रहा है? अगर इलेक्शन रुकेगा तो पाकिस्तान में क्या होगा? अदम इलेक्शन इस्तेहकाम। रुकेगा तो जाहिर है कि अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा ये होगा कि पाकिस्तान का फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट है मईशत के इस्तेहकाम का, उसका ताल्लुक है इकनॉमिक कॉरिडोर से और ओबोर से, चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से। तो 2018 में जो हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, उसके एक मुशीर थे तिजारत के रज़ाक दाऊद साहब। उन्होंने खड़े होते ही इकनॉमिक कॉरिडोर को पर कुछ सवालिया निशान बना दिया था। फिर ये मंसूबे मुंजमद कर दिए गए। क्यों किए गए? क्योंकि उस पर बाज़ आलमी ताकतें जो थीं वो मुतमईन नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में इस ज़रिए से इस्तेहकाम आए। तो अब आप ये देखें कि दहशतगर्दी कनाडा में भी हुई है और भारत में वो दहशतगर्दी कराई है। उसके फुटप्रिंट्स बरतानिया में भी पकड़े गए हैं, अमेरिका में भी पकड़े गए हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग ये बताते हैं कि ये सारी आलमी ताकतें, अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें सरफ़ नज़र करती हैं इंडिया से। क्यों सरफ़ नज़र करती हैं? वो इसलिए सरफ़ नज़र करती हैं कि चीन का रास्ता रोकने के लिए भारत को एक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। तो भारत उसे ब्लैकमेल करता है और अपने मकासद भी हासिल करता है और उनके एजेंट का किरदार भी अदा करता है। अब अगर हम इस वक्त इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं खुदा न खास्ता एक हादसे की सूरत में, तो उसके नतीजे में हम इस्तेहकाम से भी महरूम हो जाएंगे और पाकिस्तान की मईशत जो माजी में एक साजिश के तहत डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की जा रही थी, हम दोबारा डिफ़ॉल्ट के दहाने पर जा खड़े होंगे और इकनॉमिक कॉरिडोर जो हमारे मुस्तकबिल का मंसूबा है वो तबाही से दो चार हो जाएगा। अब आप ये देखें कि भारत का मंसूबा और पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोगों के मफादात बाहम मुश्तरक हो रहे हैं। तो साजिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भारत की इस साजिश को पाकिस्तान के अंदर से मौक़े मिल रहे हैं। एक बात मैं आपने अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया बिलावल भुट्टो और 36% नौजवानों के वोट का। इसमें कोई शुबा नहीं कि बिलावल भुट्टो की शख्सियत करिश्माती है और उनके ख़ानदान की एक तारीख है, जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ हैं और बिलावल भुट्टो जो पंजाब में जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ये भी एक तारीखी वाक़या है और इससे पीपल्स पार्टी जो जिस पर एक ये इल्ज़ाम लग गया था या एक बैंड लग गया था कि ये एक सिंध की अंदरूनी सिंध की जमात बन के रह गई है, तो वो उस तासुर से निकलेगी पीपल्स पार्टी। तो इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अग्रीड। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जो नौजवान वोटर है उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहा है, वो मेरे ख्याल में इस पर हमें ज़रा असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। आई बोर का जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें बिलावल भुट्टो हमें तीसरे नंबर पर नज़र आते हैं। 45% मकबूलियत नवाज शरीफ की है और 52% पाकिस्तानी अवाम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही हुकूमत बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। दूसरे नंबर पर यानी कोई 35% मकबूलियत PTI की और इमरान खान की है और इतने लोगों का ख्याल है कि वो हुकूमत बनाएंगे और आई थिंक 6% पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी है। तो हमें ज़रा
इस राइट किस्म सर, का स्टेटमेंट देखते हुए राइट जरा सर, हकायक पर नजर डालें। राइट सर। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आके तीन बड़े तारीखी जुमले हैं आज सियासतदानों की ज़बान से जो निकले हैं। आप यकीनन रज़ा रब्बानी साहब की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी कि निगरान वज़ीर अपने करियर बना रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज की सियासत शरई नहीं है, और साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि इलेक्शन से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। तफसील ब्रेक के बाद। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का ये स्टेटमेंट आज का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मेरी नज़र में। वो कहते हैं कि निगरां वज़रा अपना मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ़ हैं। वो निगरां हुकूमत जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी निगरां हुकूमत है, वो निगरां हुकूमत जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बाइख्तियार और ताकतवर निगरां हुकूमत है, वो निगरां हुकूमत जहाँ हम देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब दुनिया भर में दौरे कर रहे होते हैं बिना ये सोचे कि पाकिस्तान किस मुआशी खसारे से गुजर रहा है, अपना जहाज़ लंदन से पेरिस की तरफ मोड़ देते हैं। यकीनन बहुत बड़ी स्टेटमेंट, इसके ऊपर अपने पैनल से उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा। अज़हर सिद्दीक साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। अगर हमारे निगरां वज़रा अपना मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हमें अब 14 दिन बचे हैं निगरां हुकूमत को, तो उसके बाद हमें कौन सी नौकरी करनी है, और अपने इस ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, तो क्या वो दुरुस्त अमल है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर? देखिए, एक बात तो है, हमारी बदकिस्मती यही है कि हम ना कान आंख और हम झूठ पे यकीन रखते हैं। हम जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट या कोई लोग एक बयानिया लेके चल रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अवाम की आवाज़ हम सुनते नहीं हैं। अवाम ने नवाज़ 85 के जो प्रोजेक्ट है ना, नवाज़ शरीफ पता नहीं आसमान से गिरा, खजूर में अटका, या पता नहीं क्या हो गया है। कोई एक आदमी जिसने इस मुल्क की तबाही कर दी 85 के प्रोजेक्ट ने। अच्छा जी, मोटरवे बना दी, अच्छा बनाया, मोटरवे खा लूँ मैं? हैं? खाने के लिए मोटरवे होगी मेरे पास, मैं स्कूल जाने के लिए मोटर भी होगी मेरे पास। खुदा रहा, मोटरवे का कॉन्सेप्ट कुछ और है। जहाँ आपने बिजली के साथ क्या किया, गैस के साथ क्या किया, डॉलर के साथ किया, इकोनॉमी क्या किया, टैक्स बेस क्या किया, आपने एक्सपोर्ट क्या बढ़ाई, सत्यानाश तो कर दिया इस मुल्क का। और हाँ, जदादे आप लोगों की बहुत बन गई हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि जो अभी बता रहे थे अदाद-ओ-शुमार, भाई मेरा ख्याल है गलतफहमी में है हम। इस वक़्त इमरान खान की जो है ना मकबूलियत, वो वहां तक पहुंच चुकी है, जो डर और खौफ ये है कि जो कुछ कर रहे हैं आज करा दें साफ जवाब इलेक्शन, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो बात आपने कही वैसे है ना, अज़हर साहब, वो आपका इससे तो इंतखाबी निशान क्या है? अब मेरा तो छोड़ देना यार, मेरे को छोड़े। मैं तो, मुझे तो उन्होंने मेडल दिया था, मैंने कहा कि ये जो निजाम ऐसा है, खोखला निजाम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अपना बल्ला ले लिया, और उसके बाद उसको जी, बतौर जमात भी इलेक्शन लड़ना नहीं देना चाहते। इलेक्शन कमीशन की ठीक, तो हालत ये बैठी हुई है। ठीक तो जो सर। कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ। और एक बात याद रखिएगा, जी जो सर। मैंने बात की ना, हमारे यहाँ वो भाई हमारे जो है गुस्सा करके इस बात का, वो भाई निगरान हुकूमत नहीं हो सकती। आइन कहता है कि इलेक्शन, किसने कहा इलेक्शन इकट्ठे होने हैं? बड़ा क्लियर कानून है, आइन बड़ा क्लियर है, लिखा है कि अगर असेंबलियां वक्त से पहले तहलील कर दें, अगर वो लफ्ज फिर एक डेढ़ या डेढ़ का लफ्ज ना होता, बड़ी क्लैरिटी थी। ठीक निगरान सर। हुकूमतें डिसॉल्व हो गई है। ठीक इसका सर। मतलब है आप सॉरी, जो आप पंजाब और केबी की हुकूमतें डिसॉल्व होने के बाद निगरान हुकूमतों को 1 साल दे दी है। किस कानून के तहत दी दिया? 254 आर्टिकल तो बाद की बातें हैं। भी आपने इलेक्शन नहीं कराए, तौहीन इलेक्शन की अदालत हुई है, खामोश बैठे रहे। फिर दूसरे जो इलेक्शन थे नेशनल असेंबली के, वो आपने यानी वो 2 दिन पहले असेंबलियां तहलील कर दे, तो वो ठीक है। वो कैसे ठीक है? 60 दिनों में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए, वो ठीक भी सर। 90 दिन में खींच के लेकर गए। इस मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ होता रहा है, और हकीकत साज़ी हमारी सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए हैं। कोई और क्या भूल गए हैं? ये राइट, कराची का राइट सुप्रीम कोर्ट सर। का जजमेंट आया था, टेररिस्ट हमारी हमारी जमातों के अंदर टेररिस्ट में क्या है? हमारी जमातों के अंदर हमें पता है नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तियां किसकी है। आपको याद होना चाहिए, साद अली ने क्या कुछ किया। नरेंद्र मोदी आमों की पेटियां लेकर घर आ गया था। कोई डाउट है इसमें? तो कोई शक नहीं ठीक है सर। कि ठीक बिल्कुल सर। हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो हमारे दुश्मन, कि जिन्होंने इस मुल्क की तबाही में बड़ा एक किरदार अदा किया। सर वो एक नैरेटिव है ना कि नवाज शरीफ साहब आ गए तो पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैं यकीनन अब जान लेता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या जवाब है। खलील ताहिर साहब, एक तो ऑफ कोर्स निगरान हुकूमत की कारकर्दगी आप मुतमईन, आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं। दूसरा सर, नून लीग के ऊपर बड़ा ये इल्जाम लग रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से भी, कि आपका मंशूर अभी तक नहीं आया है। मरीम नवाज साहबा कहती हैं आज ऑरेंज लाइन हमारा मंशूर है। सर प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर
रजा साहब, मैं दोबारा कहूँगा विद utmost respect, मैं कभी भी उनके लहजे पे नहीं बोल सकता। मैं जब जिसकी इज्जत करता हूँ उसकी हमेशा इज्जत करता हूँ, माशाल्लाह सर। ना मेरा फेवरेट है। लेकिन आप 42 माह इमरान खान साहब रहे हैं, और 42 माह में कोई एक ईंट लगाई किसी जगह पे? वो बीआरटी किधर गया? वो 100 बिलियन ट्रीज किधर गए? वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई? वो 50 लाख घर किधर गए? और दूसरा, रजा रब्बानी साहब जो फरमा रहे हैं, अच्छा दूसरा अजहर साहब फरमा रहे थे, सीनियर एडवोकेट, कि 90 दिन में वो केपी और दूसरे में इलेक्शन होने चाहिए। भाई उसमें आइन में लिखा है अजहर साहब, हम तो पिछले मकतब है आपके सामने, लेकिन आप देखिए तो सही, आइन में लिखा है कि अगर चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ता है, और चौधरी फिरोज भाई तो चला चला के कह रहा था कि अगर ये 5-4 दिन पहले अंदर हो जाता तो हमारी असेंबली बच जाती। सर ये आईनी और क्लास, असेंबली में मैं ताहिर मेंबर साहब, ताहिर साहब, ये आईनी क्लास थोड़ी बात के लिए रखी ना, मेरे सवाल का जवाब देना। सर नून का मंशूर कहाँ है? दूसरे नंबर पे मुझे नहीं, उसी असेंबली में चौधरी फिरोज भाई ने मुझे कहा कि आप मेरे खिलाफ अदबियत बात लेके आए। मैं उनकी तीसरी चौथी सीट पे बैठा हुआ था, अपोजिशन में था, मुझे कहा कि मेरे खिलाफ अदबियत बात लेके आए। तीसरा, आप रजा रब्बानी की बात कर रहे हैं, रजा रब्बानी साहब को पूछे कि ये जो निगरान गवर्नमेंट को केयर टेकर को जो इख्तियार दिए हैं, क्या बिलावल भुट्टो उसमें शामिल नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? क्या जितनी जमातें वो शामिल नहीं है? तो रजा रब्बानी को चाहिए, ये रजा रब्बानी साहब बहुत सीनियर है, कि सबसे पहले अपने पार्टी चेयरमैन को पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सबने इनको इख्तियार दिए। अब मंशूर का जवाब दें। जो कुछ है आपके खलील सामने, साहब, मंशूर कहाँ है नून लीग इस का? बात का रजा रब्बानी साहब क्या जवाब देंगे? मंशूर का है नून लीग का खलील साहब, और क्या ऑरेंज लाइन मंशूर हो सकती है सर? सबके मंशूर देखने सर, मैं मंशूर जो है, मंशूर भी आ जाएगा। मंशूर हमारा यही है, अवामी खिदमत, अवाम की खिदमत करना। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं है। और आप देखिए कि ये जो हमारे कि ये हो गया, कोई एक काम बताए, अगर आज नवाज शरीफ को पाकिस्तान के तरक्याती कामों से बाहर निकाल दे, या इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकाल दे, या बाकी चीजों से बाहर निकाल दे, या भारत का जो जवाब दिया अपना 28 मई को उसको निकाल दे, तो बाकी बचता क्या है यहाँ पे? इस हवाले से मैं समझता हूं कि हमें कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन फिर अदब के साथ, अजहर साहब ये एनिमिटी नहीं है, एनिमिटी नहीं है इलेक्शन। आपने तो इसको एनिमिटी बना दिया कि आपके बच्चों को लोग रिश्ते नहीं देंगे, आपको फलाम करेंगे, आपने चोर चोर के नारे लगा दिए। 5 जजेस बैठे थे, बड़े सीनियर जजेस, आखिर में वाजिद ज़िया ने भी लिखा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन, और आसिफ सईद खोसर साहब ने भी यही लिखा। और अजहर साहब, आपको भी पता कि फोटो कॉपी मेरे, आप फिर दोबारा करते सीनियर है, एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, और उनको सजा दी गई थी जो एवन फील्ड और आले जिजिया में, और वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने उसको सुन के उसको फारग कर दिया कि उस पर सजा नहीं हो सकती। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन। आप ना गुस्सा करें एक दूसरे का। दूसरे अजहर सुदीक साहब, आप क्या करें कि बल्ला छीन लिया, ये छीन लिया, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए मेरे भाई, आप बिल्कुल कि क्या जो कुछ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े सीनियर एडवोकेट थे, आरजे एबल के वो जो चीफ जस्टिस है, पूरा बेंच उनसे बातें पूछ रहा था, क्या किसी भी एक बात का तो जवाब दे सकते थे वहां पे? कोई किसी बात का, वो जो उनका था बाबर है, पता नहीं क्या उसका नाम है, कोई कह रहा है वो बुनियादी मेंबर है, कोई कहता है वो मेंबर नहीं है। तो इस हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि क्या मतलब हमारी अपनी सभा में किस तरह से, और खासतौर पर पीटीआई के लोगों में। बाकी इलेक्शन लड़े, लेकिन ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। ये 2018 वाला इलेक्शन नहीं होगा जो 12 बजे तक फेयर था और उसके बाद फ्री हो गया। ठीक सर, ठीक। अब साजिद भाई, मैं चाहूंगा कि आप 3 जुमलों के ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड करें। एक, रजा रब्बानी साहब का कि निगरान वजीर अपना करियर चमका रहे हैं। एक, शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान का आज की सियासत शरई नहीं है। अच्छा देखिए, इसमें जो रजा रब्बानी साहब ने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं या अपना पॉलिटिकल करियर आगे अच्छा करना चाहते हैं। इंसानी फितरत है, इंसान अपनी फितरत से हटकर कोई काम नहीं कर सकता। ये इंसानी फितरत है कि इंसान चाहता है कि मैं अच्छी किसी पोस्ट पर हूँ, अच्छा डिजिग्नेशन मुझे मिले, और मैं फेमस हूँ। ये इंसानी फितरत है, खासतौर पर जब आखिरी 14 दिन हो। हाँ बिल्कुल, हाँ ना। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो केयर टेकर ने परफॉर्मेंस, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो केयर टेकर अच्छी परफॉर्मेंस अब तक दी है। जो इंटरनेशनल उन्होंने विज़िट किए हैं, अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। इसके अलावा जो पंजाब के सीएम हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नकवी साहब की बहुत अच्छी। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता कल हमने देखा कि जो सीएम सिंध है जस्टिस बाकर मकबूल साहब, उनसे साफ़ ही ने सवाल किया कि कराची के 70% तलबा को फ़ेल कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा फ़ेल कर दिया तो एहतिजाज कैसा? ऐसा नहीं होता। आप इंक्वायरी कमेटी बिठाएं कि ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है, एरर भी हो सकता है, कि बोर्ड ऑफिस जो मैट्रिक एंटर उनसे गलती भी हो सकती है। उस पर एक कमेटी आप बिठाकर और चीज़ों को सीधा कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अनजान बन जाना, लाताल्लुक़ हो जाना, ये मुनासिब नहीं। तो हम ये कंपेयर करते हैं ना, और दुनिया ही कंपेयर करती है कि हम पंजाब से हम सिंध को कंपेयर करते हैं। शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस, नून की परफॉर्मेंस देखते चले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि टारगेट नून लीग को कर रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन अगर सिंध को देखें,
जो टाकरा या मुज़ाकरा या लड़ाई या डिबेट होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए कि भाई हमने अपनी गवर्नमेंट के अंदर कितनी परफॉर्मेंस दी और हम क्या कर सके और हम क्या नहीं कर सके। जो नहीं कर सके वो आगे चांस मिला वेल अंदाज में उसको हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट होती है इंसान की या किसी पॉलिटिकल जमात की, उसकी लीडर की, कि हमें मुस्तकबिल के अंदर ये करना है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सिंध का बहुत बुरा हाल है। बिलावल साहब अच्छी मुहिम चला रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और आज पूरे की पाकिस्तान में सियासत शरई नहीं है सर, आप गैर शरई सियासत करते हैं साजिद साहब, आपको पता है। अच्छा देखिए, मौलाना फजल रहमान का अपना काबिल एहतराम है, हमारे साथ असम्बली के अंदर रहे हैं, बहुत दलाइल से उन्होंने हमेशा बातचीत की है और मैं उनका कायल भी हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस सिनेरियो में बात कही है, ये उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। हम लोग इतना दीन पे काबू हमारा नहीं है, ठीक है, हल्के फुल्के नमाज शमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन इतना लेकिन बहरहाल हाँ सीधी बात है जो है। एतराफ़ किया आपने, वेरी नाइस जेस्चर ऑफ यू। मेरे ख्याल से आपने बड़प्पन का मुजाहरा किया है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। फारूक साहब, यकीनन आजकल जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इलेक्शन से पहले, जिस तरह की बातें हो रही हैं, शरीयत को दीन को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है, इस्लाम कार्ड यूज़ किया जा रहा है, हर किस्म की बिलो द बेल्ट हम बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे में सर जो वोटर्स हैं वो बहुत डीमोरलाइज, उनका मोराल बहुत लो है, कंफ्यूज्ड हैं, किसको वोट दें। आपको लगता है सर जो नैरेटिव आजकल पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ चल रहा है, जिस तरह हम देखते हैं कि नून लीग कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी पे अटैक करेगी, नून लीग पीटीआई पे अटैक करेगी, पीपल्स पार्टी नून लीग पे अटैक करेगी, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे अटैक करेगी, एक रूटीन सी बन गई है। तो जो नैरेटिव इस वक्त इलेक्शन से पहले 14 दिन रह गए हैं और जो बिल्ड किया जा रहा है सर, आपकी नज़र में वो कितना फायदेमंद है या नुकसानदेह है? फारूक आदिल साहब। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें इस दर्जे की कशीदगी नहीं है। देखें, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बात करती ही हैं, लेकिन जिस दर्जे की कशीदगी आपको 18 के इलेक्शन में नज़र आती है और जो ज़ुबान मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी, आपको याद होगी, वो तो अब किसी ने इस्तेमाल नहीं की। हाँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाहिद हैं बाकी सब में जिन्होंने ज़्यादा तुंदों से तेज़ ज़ुबान इख्तियार की है, और उसकी एक वजह नज़र आती है कि वो पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। एक बात तो ये है। एक बात मैं आपसे पहले गुजारिश की थी कि मुझे एक जुमले की इजाज़त दे दें, अब बात ज़रा सा दूर हो गई। अज़हर सिद्दीक साहब ने आपने उनसे कुछ मुतय्यन सवाल किए थे, जवाब में उन्होंने जो बात कही उस पर मैं एक बात कहना चाह रहा था। देखें, अभी एक मुकदमा है जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ साहब खोसा साहब, वो और उनका बेटा पेश होता रहा है पीटीआई के केस में, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह दूसरे वकील ने ले लिया है। इसी तरह से अभी जो अभी जिक्र किया है, जो साथी बैठे हुए हैं पीएमएलएन के, कि जब ये जो इंतखाबी निशान का केस था, अदालत जो सवाल कर रही थी उसका कोई जवाब नहीं था। मसला क्या है? मसला ये है पीटीआई के साथ, तो ये हमारे दोस्त, हमारे भाई गुस्से में तो भरे रहते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन ये अपने मौजू पर तैयारी करके नहीं आते, ना अदालत में तैयारी करके आते हैं, न टॉक शो में तैयारी करके आते हैं, लिहाजा इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मसलन मैंने भारत की दहशतगर्दी की बात की और उसके बारे में ये बिल्कुल साजिद साहब ने राइटली कहा कि इसमें अंदर से लोग मिले हुए होते हैं, और हमारे पास सबूत मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान से इकनॉमिक कॉरिडोर को तबाह करने की साजिश की गई, और ये 18 के इलेक्शन के बाद यादव नाम है हुई। और उनका, सैनिल अलमेडा ने बता साबिक दिया था। काबीना के बहरहाल आपकी भी तैयारी साबिक पूरी नहीं काबीना है। के अरकान थे जिन्होंने इस मंसूबे को तबाह किया। तो देखें, सैनिल अभी भी कुलभूषण यादव हमें क्या था भारत जी? उसी मंसूबे पे नजर आ रहा है। अजहर सिद्दीक कमाल है। साहब, जरा आप अखलाकियात का दामन पकड़े नहीं, और अपनी इखलाकियत टर्न की पे क्या बोले। बात है? मैं आपको आपकी आपको टर्न में नहीं पता बोला। कुछ नहीं है। आप अपनी आपने टर्न पे बैगल उठाया बात हुआ है करें नवाज प्लीज। शरीफ मेरी का, मेरी मेरी आपने गुफ्तगू नवाज में शरीफ का बैगल मुदाखलत ना उठाया करें, हुआ है, रॉ का बहुत बैगल मेहरबानी उठाया हुआ है आपकी। आपने। ना आप ना बैठ के आपके थिएटर लीडर करते को थे। बात करने की तमीज है, ना आपको बात कमाल करने की है। तमीज है। तो आप आपको तमीज फैक्ट्स सीखें का और पता है। मजलिस में आपको बात ही कुछ करने का नहीं है। तरीका सीखें। तो पीटीआई है कमाल हो जो गया। जिसने भारत को पब्लिक दहशतगर्दी का रास्ता टेम्परेचर दिखाया, जरा कसम खा पाकिस्तान के के कह रहा है। मफादात के नर्मदा कह खिलाफ रहे काम हैं, किया ये इस सच कह जमात ने रहे हैं। भी। इस पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया और एक प्लान के तहत
इसको उसकी तरफ लेके गई नवाज डिफॉल्ट शरीफ की ने तरफ, किया, अब फिर वही साजिश नवाज की शरीफ जा ने रही है। किया, इसका जवाब इनके पास नहीं है, सवाए इसके कि ये नवाज शोर शरीफ ने बचाए। किया, उससे इनके पास देने किसी जवाब बात है, का देने जवाब नहीं जवाब। होता। अजहर साहब आई विल लेट यू वो रिस्पॉन्ड। अजहर साहब आई विल लेट यू रिस्पॉन्ड। साहिल साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे अजहर साहब के हवाले से, मैं या उनकी कोई बात थी ऐसी? मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, अगर ज़बानों से खाली इनकलाब आ जाता ना तो पाकिस्तान तब्दील हो चुका था। और ज़बानी कलामी हम आज से पहले भी, मैं इमरान खान का कायल हूँ, एक लीडर हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके फॉलोअर भी हैं, उनकी भी यकीनन इज़्ज़त एहतराम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीवी से, ये स्क्रीन से बाहर निकल आकर रोड पर ज़रा कोई मुजाहरा करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशाहिदुल्लाह साहब जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर, मुशाहिदुल्लाह साहब जब नून लीग की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो कराची की सड़कों पर अकेला मुशाहिदुल्लाह मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अकेला डंडे खा रहा था। तो मेरा मशवरा ये वक्त है खत्म हो रहा है, कि जल्दी इमरान से। खान को निकालने के लिए जेल से स्क्रीन से बाहर आएँ, रोड पर तशरीफ़ लाएँ, डंडे जूते खाएँ, थोड़ा जेल शेल जाएँ और नहीं, प्रूफ करें बताओ और क्या बताएं सवाल बस तो ठीक, कि नहीं। हम अजहर हैं, साहब रिस्पॉन्ड करें, मौजूद बस हैं, ठीक अपनी है साहब, प्रेजेंस मत को करें। बताएं। ठीक है? अजहर साहब रिस्पॉन्ड जल्दी से। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाग गया, हमने अपने कान की तरफ नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। एमक्यूएम के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगते रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत है टेररिस्ट विंग के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगते बिल्कुल रहे हैं, आज ये बिल्कुल हमें बिल्कुल सिखाएंगे, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल सिखाएंगे कि बिल्कुल सच बिल्कुल क्या है। गुलभूषण यादव, अपना बिल्कुल। नवाज शरीफ क्या कहता रहा है, हाँ। आपको याद नहीं है रोग आर्मी के लफ्ज क्या इस्तेमाल किए थे? क्या अपना क्या गुलभूषण क्या यादव अगर मामले में जाए क्या तो जैसे मैंने कहा है कि जैसे दोस्तियां यारियां चली आ रही है अरे इन लोगों की, यानी आज बैठ बड़े के हम मियाँ झूठ थोड़ा बोल बाहर रहे आ हैं। जाओ इल्ज़ामात से। बड़े मियाँ थोड़ा बाहर हैं इल्ज़ामात से, और आगे की तरफ देखें, ओहो, पाकिस्तान आगे जा रहा है, सच है, ठीक है ना? बेशक और थोड़ा रोड पर आओ, वो थोड़ा सच सा है, बेशक जूते खाओ, हो डंडे गई है, खाओ, गोली खाओ, साथी हो गए हैं। और निकालो जेल की दीवारें तोड़कर इमरान खान को सर बाहर बस निकालो। छोड़े हम साहब, देखेंगे कितने बड़े आप हो वक्त इमरान खत्म हो खान, रहा ठीक है है। ना? ये स्क्रीन पर बैठकर कह बड़ी रहे बड़ी हैं, बातें करना और वक्त वर्किंग जीरो वक्त है, ब्रेक का आ गया तंजीम है, है नहीं, वक्त पार्टी ब्रेक का का आ आपका गया सिस्टम है, कोई है वक्त नहीं, ब्रेक का लेकिन आ गया आपने है। मरवा दिया फेडर गरीब गिरा आदमी दीजिए, को। सबकी आवाज बंद कर इमरान दीजिए। खान को आपने मरवा दिया, कसम खुदा की। मैं शुक्रिया मरवा दिया अदा कर गरीब रहा आदमी हूँ, को। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अजहर सिद्दीक साहब का, फारूक आदिल साहब का, खलील ताहिर सदू साहब का, साजिद अहमद साहब का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे भारतीय दहशतगर्दी का तफसीलन। हमें ज्वाइन करेंगे डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे भारतीय दहशतगर्दी की। अभी हम जानते हैं कि अभिनंदन को आज भी पाकिस्तान की चाय की बहुत याद सता रही है। यकीनन वो बहुत जल्दी आएंगे और फिर हम उनकी खातिर मदारत करेंगे और उनको फैंटास्टिक टी याद दिलाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कुलभूषण यादव हो या फिर उससे पहले कई और भारतीय दहशतगर्द जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पकड़े गए हों। पाकिस्तान की सरजमीन तो छोड़िए, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पूरी दुनिया के सामने आके बताया कि क्या असल चेहरा है भारत का दहशतगर्द है। यकीनन वहाँ पे सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस भारतीय रॉ के एजेंट्स पाए गए। फिर हमने देखा अमेरिका के अंदर भी सिख रहनुमाओं के खिलाफ CIA ने वार्निंग जारी की कि रॉ के एजेंट्स मुलविस हैं सिख रहनुमाओं को टारगेट करने के लिए, उनकी टारगेट किलिंग के लिए। फिर हमने देखा कतर में भारतीय रॉ के एजेंट्स को सजाए मौत दी गई, वजह यही थी दहशतगर्दी। अब हमने देखा कि आज हमारे सेक्रेटरी खारिजा सज्जाद काजी साहब, साइरस सज्जाद काजी साहब ने मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने 2 और दहशतगर्द भारत के पकड़ लिए हैं, जिनका नाम है योगेश कुमार, अशोक कुमार, जो कि पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग करते थे। टारगेट किलिंग की वजह कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करना है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। भारत को कौन लगाम डालेगा, कौन भारत की दहशतगर्दी को रोकेगा दुनिया पर नुकसान डालने से? गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। साथ साथ हमें मसूद खालिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मसूद अहमद खान साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ डेंजरस इज द सिचुएशन? जी हाँ, देखें कि बड़ी डेंजरस है, और लेकिन हमें ये समझना चाहिए इंडिया की अपनी एक हिस्ट्री है। जब हम जाते हैं, एक तो पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तमाम वो हरबे वो आजमा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। एंड फिर देखें कि जब हम इस पे आते हैं, आई कॉल इट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, और ये जिसका मतलब ये है व्हेन यू गो क्रॉस योर बॉर्डर्स और जाके अपोनेंट्स को असैसिनेट करते हैं, abduction करते हैं, ये बाकी मीन्स यूज करते हैं, सो दैट इज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इंडिया की हिस्ट्री रही है। इन 60s में दे एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एस्टेब्लिशमेंट 22, जिसमें उन्होंने जो रेफ्यूजीज आए थे तिब्बत से उनको रिक्रूट किया
एंड दे वर यूज अगेंस्ट चाइना, उनके बिहाइंड दी एनिमी लाइंस पे उनको यूज किया। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और लद्दाख में डिप्लॉयड है। और 2010 में देयर वाज अनदर ऑर्गेनाइजेशन नेम एज टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, टीएसडी के नाम से बड़ी मशहूर थी। और इसका काम भी ये कवर्ट ऑपरेशन के लिए यूज हुई, और इसका काम भी यही था कि क्रॉस द बॉर्डर एलओसी को क्रॉस करें और किलिंग्स करें। और इसके बाद बलूचिस्तान के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी वहां भी ये यूज हुई, और नेक्सलाइट के खिलाफ भी यूज हुए। तो लेटर ऑन इट वाज डिसबैंडेड। और लेटरली हमने भी साथ जब ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर के असैसिनेशन होती है, और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में रुद्दमान सिंह मलिक की असैसिनेशन होती है, और फिर पाकिस्तान में भी पंजवर जो था सिख लीडर थे उनकी भी असैसिनेशन होती है। और फिर हमने रिएक्शन देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, स्पेशली फाइव आइज कंट्रीज और अमेरिका का। और जब पन्नू वाला असैसिनेशन प्लॉट वाज फाइल्ड बाय द अमेरिकन इंटेलिजेंस, वहां पे ये पकड़े गए। एंड दैट्स व्हाई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन डिक्लाइन टू विजिट इंडिया जब वो चीफ गेस्ट जा रहे थे रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ दिस मंथ। अब कश्मीरी को असैसिनेशन में भी ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरीके से अभी 2 के कंफर्म हुई है, जिसमें वी एस्टेब्लिश इंडियन इन्वॉल्वमेंट एंड देयर हैंडलर्स व्हाइल सिटिंग इन दुबई, ये कर रहे थे। तो और भी हैं कि 10 से 12 और भी कश्मीरी हैं जिनको यहाँ पे कत्ल किया गया, उसमें भी इनका हाथ है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, जी क्योंकि ये दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू अक्रॉस द बॉर्डर्स, और ये अग्रीड। दे आर डूइंग इट थ्रू रॉ। मैं यही सोचने पर मजबूर हूँ ब्रिगेडियर साहब, और ये सवाल मैं पूछूंगा साबिक सिफारतकार मसूद खालिद साहब से। मसूद खालिद साहब, भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। कनाडा ने एतराफ़ कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, बरतानिया ने कर लिया, कतर ने कर लिया, चाइना पहले कर चुका है। कोई लगाम क्यों नहीं डाल पा रहा मसूद साहब मोदी को? जी जी, शुक्रिया जी। देखिए, बड़ी ये सीरियस बात है जो आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एविडेंस पेश किया है, और वो कंक्रीट और इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, क्योंकि इसमें जो इंडियन हैंडलर्स हैं 2, उनके नाम आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए पाकिस्तान में असैसिनेशन किया। अब देखिए कि इंडिया की अब तक जो अप्रोच रही है वो ये रही है, इंटरनेशनल फोरम्स पे बायलैटरली अपने जिनके साथ भी वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी फैला रहा है। लेकिन आप ये देखिए, ऑब्वियसली दैट इज अ डिस्गाइज, एक गार्ब है इसके नीचे, यानी कि वो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया एज ए गार्ब टू परपेट्रेट दीज काइंड ऑफ एक्ट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियली। अब ये एक बड़ी ही संगीन बात है कि एक स्टेट, यानी कि इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और कि वो दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर कत्लो गारत में इन्वॉल्व हो। इससे पहले भी वो इंडियन जासूस जो था यादेव, वो पकड़ा गया था, जो कि बलूचिस्तान में सबोटाज और सबवर्शन के लिए भेजा गया था, और इस तरह के और भी वाकयात हैं। लेकिन ये जो अब हमने ये अनर्थ किया है, यानी कि इसको हमने बेनकाब किया है पूरे नेटवर्क को, तो अभी तो 2 केसेस सामने आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मजीद काम हो रहा है, और उसके ऊपर 2-4 और केसेस के ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी मेरा ख्याल है एविडेंस इन ड्यू कोर्स सामने लाया जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखिए, ये यूएसए और कनाडा के साथ तो खासी रिफ्ट हुई, खुसूसन कनाडा के साथ तो इतनी हुई कि इंडियन लीडर्स और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि कनाडा में हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले अनासर जो हैं उनको पनाह मिली हुई है। तो कनाडा के साथ उनकी रिफ्ट खासी यानी कि शिद्दत इख्तियार कर गई। उसके बाद अमेरिका ने भी उनके साथ ऑफिशियली टेकअप किया, और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, यही लगा कि जो बाइडेन साहब ने अपना दौरा मुलतवी किया, कल उनका रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को, और उसमें फ्रांस के सदर आ रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि क्वाड के जितने कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इनको सबको बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। वो डिप्लोमेसी तो इंडिया की कामयाब ना हुई, लेकिन ये जो सबवर्शन है और टेररिज्म है, इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है, यानी कि बेगुनाह लोगों का कत्ल करके।
लेकिन इसको बेनकाब किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो की ममालिक हैं दुनिया के, इंटरनेशनल कम्युनिटी और वर्ल्ड पार्लियामेंट्स, उसमें भी ये चीज़ जो है वो आएगी। और खुसूसन हमारा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो कश्मीरी कम्युनिटी बाहर है, उनका भी ये एक उनके लिए भी ये एक मतलब ये कि ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इंडिया के जो ये डिजाइन हैं उनको एक्सपोज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बेसडर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, ब्रिगेडियर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्विकली मुझे आप ब्रीफली आंसर दीजिएगा सर। क्या ये जो भारत की दहशतगर्दी, ब्रिगेडियर साहब फर्स्ट यू, भारत जो दहशतगर्दी दुनिया में अपनी बढ़ा रहा है, दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है, क्या ये मोदी की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है? क्योंकि इस साल वहां भी इलेक्शन है सर। देखें जी, इसके अलावा इलेक्शन के कैंपेन हम इसको इसलिए तो मेरा ख्याल में एक्सपोज हो रहा है तो वो नहीं कहेगा, लेकिन विद इन इंडिया में जो वो कर रहे हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना, दैट वाज डन फॉर पॉलिटिकल माइलेज, और फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्ट एन अनदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और कोई ऐसी सिचुएशन बिल्ड करेंगे। मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं तला इस मौके पर दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने देखे टेररिज्म के लिए कि अफगानिस्तान के सॉइल को भी यूज किया, देवर 6 ट्रेनिंग कैंप्स, और इसके बाद प्रॉक्सीज ईरान से भी यूज करते रहे हैं। और सेकंडली जब एपीएस का अटैक हुआ था, जो उनका जो हैंडलर बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग इन जलालाबाद, उसका नाम था अंगोरा। सो ही वाज इन कांटेक्ट विद द मास्टरमाइंड जो एपीएस अटैक का था। एक वो, दूसरा जो सराय राजस्थानी पे हमला हुआ और उसमें एक बंदा बैठा हुआ था स्पिन बोलदक में नेक्स्ट टू चमन, उसका नाम था पटनायक। सो ही वाज कंट्रोलिंग ऑपरेशन, वो सुसाइड बम्बिंग जो हुई मस्तूंग में। तो पाकिस्तान ने फिर इन 4 बंदों के नाम दिए थे, दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट टू यूनाइटेड नेशन के डोजियर में शामिल था। एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर 1267 दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब और साथ साथ साबिक सफीर मसूद खालिद साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार। आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत पैदा करे जो मोदी जैसे दहशतगर्द को लगाम डाल सके। आमीन। अल्लाह हाफिज़।